वेल, थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए हम लोगों को। हम्म। हाँ। सर ये मेरा कुछ मैंने रिसेंटली ओम दरबदर देखी सर मूवी पे सर। ओके। तो सर मैं उसका एडिटिंग देख रहा था सर। हम्म। उसका एडिटिंग बड़ा ही अजीब है, मतलब मतलब क्या बताओ सर। हम्म। मतलब पहले आप मतलब देख रहा हूँ लॉन्ग टेक्स है, फिर अचानक से क्विक कट्स है, फिर एब्रप्ट जूम इन है, फिर कैमरा बहुत शेकी है, हम्म। शॉट्स बड़े अनकन्वेंशनली कंपोज किए गए हैं, और हम्म। एडिटिंग भी बड़ा अनऑर्थोडॉक्स सा लगा सर। तो सर इसका सर हाँ, मतलब आपका मतलब साइकोलॉजी क्या था जब आप इसको बना रहे थे, मतलब इस पे। अभी उस समय तो मतलब बहुत साल हो गए, अभी तो याद नहीं कि साइकोलॉजी क्या था। पर उम्र के हिसाब से होता है, मतलब उस समय जैसी उम्र होगी वैसी साइकोलॉजी होगी और वैसी रिदम होगी। अभी जैसे अभी मैं बुढ़ापा टाइप है, तो बुढ़ापे में तो रेस्टलेसनेस थोड़ी खत्म हो जाती है। तो उसका भागा दौड़ी, इतना उदम कूद फाद अभी थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो तो एडोलेसेंट के बारे में वो पिक्चर है, तो उस उम्र में तो एक रेस्टलेसनेस होती है। अच्छा। तो इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, इधर भी देखूं, उधर भी जाऊं। तो उसमें एक एनर्जी लेवल होता है, तो उसमें थोड़ी तोड़ फाड़ होती है। कभी बनता है, कभी बिगड़ता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। तो एक रेस्टलेसनेस है उसमें, फिजिकल है वो, अच्छा, मतलब। तो वही से आया है मतलब आपके एडिटिंग पे भी हम्म। उसका। सर हाँ, ये मतलब फिजिकल है एकदम। सर ये एक और जो गाना है मेरी जा ए, सर वो तो हाँ। गाना जब मैंने देखा, मुझे सर आपके फिल्म के बारे में पहले से पता नहीं था सर। मैंने वो क्यू ने मुझे सजेस्ट किया था, तो उसके बाद मैंने देखा। और तो सर हम्म। जब मैंने मेरी जा ए देखा, तो हमारे अनुराग कश्यप हाँ। जो है उनका एक फिल्म है डेवडी, उसमें एक गाना है हाँ। तौबा तेरा हाँ। जलवा सर। वो तो पूरा आपसी से पूरा इंस्पायर्ड है सर। अ, हम्म। तो सर उस किस्म का वो साउंड, और फिर उसमें भी एडिटिंग अचानक से लास्ट में आप एब्रप्टली कट कर देते और चांद दिखाना शुरू करते हैं, तो उसका हाँ। भी बड़ा अनयूजुअल टाइप लगा मुझे। तो सर उसके बारे में थोड़ा हाँ। बताइए ना सर, वो गाने के बारे में, थोड़ा म्यूजिक वीडियो के बारे में। गाना तो मतलब वो एक नजर ढोलकिया करके है जिसने कंपोज किया, लिखा मैं नहीं था। अच्छा। तो मेरे को बहुत शौक था कि जो बैंड होते हैं ना, मैरिज बैंड, हाँ हाँ। उनके साथ विकास करूं। तो हम लोगों ने वहीं पे रिकॉर्डिंग किया था अजमेर में, एक छोटा सा एक स्टूडियो टाइप बना के। और एक छोटा सा टेप आता था उधर 4 ट्रैक का, तो वहीं पे किया हुआ है। और वो लोकल म्यूजिशियन जो है उन्हीं के साथ किया है, तो अजमेर में किया था। तो पूरा की पूरा जो साउंड ट्रैक है फिल्म का, वो ब्रीदिंग साउंड पे है। तो ये ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, तो उसमें हाँ ब्रीदिंग साउंड बहुत होते हैं मैरिज बैंड में, क्योंकि हाँ। वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उसका देशी करके करके करा, और फिर उसका थीम लिया थोड़ा। वो कम सितंबर, जो हमारे बचपन में कम सितंबर का म्यूजिक बड़ा फेमस हुआ करता था, हाँ। तो सबको याद था और हर मैरिज में बजता था वो। तो उससे थोड़ा सा उसको कॉर्पोरेट किया वहाँ। अनुराग का तो मैंने बहुत पहले से देखा हुआ था पिक्चर, ये जब छोटा सा था हाँ, बॉम्बे में, वो हमारा मिलता जुलता था, तो उस समय उसको बहुत पसंद था। तो हाँ, उसने तभी मतलब ऐसा इच्छा कर रखी थी कि मैं एक दिन तो पिक्चर बनाऊंगा, तो इस तरह का गाना जरूर रखूंगा। हाँ, बाकी छोटे शहर के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं तो ये मैरिज बैंड से इन्फ्लुएंस होते ही हैं, क्योंकि बड़ा रोमांटिक होता है वो। जो म्यूजिक चल रहा है सड़कों पे, बैंड वाले चल रहे हैं बारातियों के साथ, या रिटायरमेंट होता है किसी का तो म्यूजिक करते हैं, बैंड वालों को बुलाते हैं। जन्मदिन पे तो इतना नहीं होता है, पर ये इलेक्शन के टाइम पे यूज करते हैं लोग, और मैरिज पे करते हैं, रिटायरमेंट पे करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, और वेस्टर्न म्यूजिक यूज करने का एक बहाना भी मिल जाता है ना। हाँ। हम्म। और सर ये पर्टिकुलरली मैं ओम दरबदर में देखा कि जो ड्रीम सीक्वेंस है, उसमें जैसे आपने जमकट यूज किया है सर। मैं ये कुछ साल पहले, मतलब 1 डेढ़ साल पहले सर, मैं फ्रेंच न्यू वेव की फिल्में मतलब बहुत देख रहा था कंटिन्यूअसली। तो उसमें बहुत वो मुझे लगा कि आप वहां से इंस्पायर्ड है। तो सर आपके इंस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बताइए सर, जानना है सर। ऐसा ऐसा फिल्म मतलब कहाँ, मतलब कहाँ से आप इंस्पायर्ड नहीं हुए। नहीं, मैं मतलब मेरा कोई ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, मतलब
कहीं से अपने मन से जो है, और अपने जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं और जो भी रिसोर्सेज हैं उसके साथ बना है। ऐसा कोई मन में नहीं था कि ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा। जैसे जैसे मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी थी, अभी कूद पड़े, तो जो भी रिसोर्सेज हैं उसके साथ मतलब जैसे जैसे चैलेंजेस आते रहते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से ही मतलब एडजस्ट करके करते रहे, वो जो भी अपना उस समय। तो ऐसा कुछ ज्यादा मतलब कोई इंस्पिरेशन कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा तो कुछ था ही नहीं इच्छा। एक्चुअली वो जो अच्छा थी वो ये थी कि जो हो चुका वो नहीं करूंगा अच्छा। बेसिकली। तो सारे के सारे इन्फ्लुएंस किसी को आने ही नहीं देता था, मतलब सीख अपने मन से करता था। तो ऐसा कुछ था भी नहीं, वो करना भी यही चाहता था कि एक मौका मिला है तो अपनी खुद की जो पर्सनैलिटी है उस टाइम की वैसा करूंगा। आज मैं ऐसा फिल्म बना नहीं सकता क्योंकि अभी तो मैं अभी फिल्में बनाना सीख गया हूँ। तो क्लासिकल सिनेमा वगैरह ये जो है नरेटिव, ड्रामेटिक नरेटिव, ये सब सीख लिया है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो अभी तो ऐसा बनाऊंगा नहीं, अभी तो मैं बनाऊंगा तो प्रॉपर जो क्लासिकल नरेटिव होते हैं वो करूंगा। उस समय तो हम लोगों को आता नहीं था बनाना पिक्चर, तो बनाते बनाते सीखते रहे। और ये सर, ये लिखते पढ़ते रहे। सरियलिज्म कैसे, मतलब सरियलिज्म आप मतलब कैसे, मतलब आपके काम में बहुत उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, तो वो सर कहाँ से आया, मतलब कहीं से तो आपने भी देखा होगा मतलब। सरियलिज्म जो होती है ना, जाति है वो, मतलब वो सरियलिस्ट जो है जात है। तो अच्छा। हम लोग उसकी, वही मेरी जात होगी तो उसकी वजह से हुआ होगा ये। तो वो ऐसा होता है, कईयों का अलग अलग तरह की मानसिकता होती है लोगों में और एक विजन होता है। तो अभी इसके पीछे क्या है, क्या विचार है, विचारधारा क्या है, वो तो किताबों में बहुत है, गूगल करोगे तो बहुत मिल जाएगा। और एक एक मतलब अट्रैक्शन है रियलिज्म की तरफ। मतलब अट्रैक्शन क्या है, मतलब कोई देखा जाए तो जेनेटिक्स होता है अच्छा वो पैदाइशी होता है वो। सर ऐसा अभी। कोई सीखता वगैरह नहीं है कोई, वो पैदाइशी है कि भाई इसकी जात ऐसी है। सर अभी के जैसे सरियलिस्टिक डायरेक्टर दादाइस्ट आप। होते हैं, दादाइस्ट है, उनमें थोड़ा फर्क है। दादा वालों और सरियलिस्ट वालों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हम्म। सर मैं कह रहा था कि अभी के जो सरियलिस्टिक डायरेक्टर है जैसे लैंथीमॉस, सर उनका काम आपको कैसा लगता है? हाँ मतलब बिरादरी है तो समझ में जाता है कि हाँ भाई अपनी टाइप का है। अच्छा। और सर अभी के फिल्म मेकर इंडिया में आपको क्या लगता है, मतलब सरियलिस्टिक काम कौन कर रहा है अच्छा से? अभी तो क्या है कि अभी तो इतना मतलब स्पेशल इफेक्ट वगैरह ये आ गए हैं, तो अभी वो जो जड़ है, मतलब जो पीछे से विचार हुआ करता था सरियलिज्म का, वो तो अभी है नहीं क्योंकि सभी सरियलिस्ट ही दिखने लगे हैं। अब जैसे वो ये जो फैंटेसी फिल्में बनती हैं, वो एडवेंचर फिल्में बनती हैं, स्पेशल इफेक्ट वगैरह होते हैं, तो ऐसा बनता है। पर सरियलिस्ट जो है वो, जैसे बुनवेल ने अच्छी हाँ। डेफिनेशन दी है उसकी। वो हम्म, बोलता है नियो रियलिज्म ऑफ द अनकॉन्शियस। वो मतलब जैसे होता है ना नियो रियलिज्म, हाँ हाँ। रियलिज्म होता है, ये क्या बोलता है सरियलिज्म को, बोलता है वो रियलिज्म ऑफ द सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो वो जो मतलब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस का रियलिज्म क्या है, वो सरियलिज्म होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तो क्या है कि एडवर्टाइजिंग में सरियलिज्म में कोई अंतर ही नहीं रहा है क्योंकि हम्म, वो जो एड्रेस जो करते हैं वो सबकॉन्शियस को करते हैं एडवर्टाइजिंग वालों को। तो वो उसकी भाषा भी सीखने लगते हैं। तो एक सबकॉन्शियस के तौर पे किस तरह से कंज्यूमर को पकड़ा जाए, तो एक वो है। पर सरियलिज्म का जो था उद्देश्य, वो कंज्यूमर के लिए नहीं था। तो वो तो क्योंकि खुद खुद की जरूरत हुआ करती थी, जो बनाता था वो खुद हम्म, की जरूरत के हिसाब से बनाता था, वो ऑडियंस की जरूरत के हिसाब से नहीं बनाता था। अच्छा। सर ये जब ये विषय उठा, सर मैं एक थोड़ा सा स्लाइड एक डिफरेंट क्वेश्चन आपको करूंगा। सर मनी हम्म। कौल जो थे आपके सीनियर थे, उनका हाँ। आपके जैसा फिल्म मेकिंग का स्टाइल नहीं था सर। मैंने थोड़ा सा ही काम देखा है उनका, क्योंकि ज्यादा तो हम्म। अवेलेबल नहीं है उनका फिल्म।
तो मूवी पे ही देखा, दुविधा देखा सर। तो उनका बड़ा कन्वेंशनल है और आपका बड़ा तोड़फोड़ टाइप का है। तो सर आप हाँ, दोनों ने एक फिल्म को डायरेक्ट की हुई है, घासीराम कोतवाल। तो ये सर काशीराम कोतवाल मैंने लिखी भी है उनके लिए, माटी मानस पिक्चर लिखी है, तो सिद्धेश्वरी में मैंने आर्ट डायरेक्शन किया है उनके लिए। सर आप मतलब दो अलग विपरीत लोग कैसे एक साथ काम, हाँ, मतलब ये कैसे हुआ? तो मतलब कि हम लोग, मतलब मैं उनकी जरूरत तो समझता था जब मैं उनके लिए काम करता था। तो बाकी क्या है कि वो अधिकतर फिल्में उनकी सरकारी फिल्म है, तो सरकारी में जो होता है ना, थोड़ा बच के चलना चाहिए, और मतलब सरकार को क्या जरूरत है। तो अधिकतर फिल्में वो जो है वो आर्ट पे बनाते थे, म्यूजिक पे बनाते थे, जो कि मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए बनाते थे या हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री के लिए बनाते थे। उसमें तोड़फोड़ मतलब पसंद नहीं आएगी लोगों को, और आर्टिस्टिक और ये क्लासिकल जो है वो ज्यादा सुविधाजनक है उधर सरकारी फिल्मों में। तो इसकी वजह से वो तोड़फोड़ की दुनिया में वो ना समझ आया, उस दुनिया में जाते नहीं थे। तो जो भी सरकार की आवश्यकता होती थी उस हिसाब से वो करते थे वो। मैं तो मतलब मैं तो गया नहीं उसमें, मतलब जो सरकारी पैटर्नेज है उसमें तो मैं घुस नहीं पाया। नहीं तो वहाँ ज्यादातर क्लासिकल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा, लेकिन सर आप उनके साथ काम कैसे करते थे? मतलब आपको, आपका ऐसा थिंकिंग है, वो उधर मतलब वो घुसता नहीं था, क्लैश नहीं मेरा होता थोड़ा था? दिमाग जो है इमेजिनेटिव हुआ करता था, तो वो कभी कभी वो इमेजिनेशन उनके काम आ जाती थी बस। उनको वो अच्छा लगता था, मेरा काम बहुत अच्छा लगता था उनको, मुझे भी उनका काम अच्छा लगता है, पर हम मतलब जात अलग थी हम दोनों की। सर ये हम कुछ दिन पहले मैं और मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे, तो जो पैरेलल सिनेमा मूवमेंट जब इंडिया में बड़ा मतलब एकदम सक्सेसफुल हुआ था, मतलब उस दौरान आप थे, कुमार सानी, फिर मनी कौल, आप लोगों का एक जैसा एक ग्रुप था, और उधर हाँ, श्याम बहुत बेनेगल अच्छा, यारी दोस्ती थी। और इधर श्याम बेनेगल, गोविंद निहाली, वो लोगों का एक ग्रुप हाँ, था, करेक्ट, और एक अलग करेक्ट। ग्रुप था कुंदन शाह लोगों का, सबका स्कूल अलग अलग है। तो सर मैं और मेरे हाँ, दोस्त बात कर रहे थे, हम लोगों ने बोला कि मतलब हमको पता नहीं सर, हम लोग तो एकदम बच्चे हैं, मतलब आप लोगों का जो फिल्म है वो ऋतिक घटक से इंस्पायर्ड है, और ये श्याम बेनेगल इन लोगों का फिल्म थोड़ा रे से इंस्पायर्ड है, तो क्या मतलब ये एनालिसिस सही था सर? ये चक्कर क्या था कि मतलब ये जो श्याम बेनेगल वगैरह को इन लोगों ने जो है, ये मणिकौल कुमार वालों ने उनको मिडिल सिनेमा में डाल दिया था, और कि हम लोग ज्यादा प्योरिस्ट हैं, तुम थोड़े कम प्योरिस्ट हो, उनको अच्छा। मिडिल सिनेमा में डाल दिया था। तो ये तो आपसी जो है ना, कला की पॉलिटिक्स जो होती है ना, अच्छा। मैं तेरे से ज्यादा शुद्ध हूँ, तू मेरे से कम शुद्ध है, आप आपस के झगड़े थे। अच्छा। तो इन अच्छा। लोगों ने मतलब रे ज्यादा सक्सेसफुल थे, तो इन लोगों ने घटक को अपना गुरु माना, अच्छा। और रे को इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया था। रे ने भी इन लोगों की क्रिटिसाइज किया, पर ये आपस की पॉलिटिक्स थी, मुझे अच्छा। लगता है। मतलब छोटी बात थी, मतलब थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए था मुझे। अपने अपने हिसाब से लोग फिल्म बनाते हैं, पर ये कुमार मनी ने बोला कि हम लोग ज्यादा प्योरिस्ट हैं, श्याम बेनेगल वगैरह प्योरिस्ट नहीं है। और कुंदन और सईद को ये मालूम था कि भाई कमर्शियल में जाना ही पड़ेगा, पब्लिक को जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी पैसे से कब तक फिल्म बनाएंगे। हाँ। क्योंकि सरकारी पैसे में तो क्या होता है कि वो जिम्मेदारी नहीं होती है कि पैसा वापस आए। हाँ। पर केतन मेहता, श्याम बेनेगल, सईद मिर्जा, ये कुंदन ये समझ गए थे कि पैसा भी तो कमाना है, और पैसा तो पब्लिक से आएगा, सरकार कब तक खिलाएगी। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट इनको एनएफडीसी से मिला, तो मतलब सईद वईद को मिला। कुंदन तो कमर्शियल में निकल गए थे, वो तो सीरियल्स बनाते थे, ये करते हाँ। थे। तो सरवाइव करने के लिए तो मतलब पब्लिक को आप, पब्लिक देखेगी वही पैसा देगी ना। कंपनी तो कुमार और मणि तो जिंदगी भर सरकारी पैसे पे रहे ना। तो अगर आप सरकार पे निर्भर हैं तो एक में एक तो मतलब कहीं ना कहीं तो गुलामी है ही। श्याम बेनेगल भी सरकारी का हुआ, पर उनका एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से पैसा आता था, अच्छा। और वो भी सरकार में, मतलब उनको सीरियल्स वगैरह मिलते थे, तो वो तो नेहरू जी कहलाते थे सीरियल्स के, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत देखो, ये वो। हाँ। तो उनको वो सीरियल्स वगैरह में निकल गए। इन लोगों को थोड़ा आर्टिस्ट थे, मतलब कि पेंटर्स को बनाना,
और इनके पैटर्न जो थे वो मणि कुमार के ये थे, अशोक वाजपेयी जी जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, भास्कर घोष, ये लोग थे। इनके भी, श्याम जी के भी थे। तो श्याम बेनेगल कोई कमर्शियल में मेन स्ट्रीम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब कोई फिल्म ने इतना पैसा नहीं कमाया, पर थोड़ा रिकवर किया था अंकुर और निशांत, अपने सर जुनून बड़ी हिट हुई थी। भूमिका ने कवर किया था। फिर शशि कपूर वगैरह इनके साथ बनाते थे, तो इन लोगों ने तो डुबा दिया था शशि कपूर को। ये गिरीश कर्नाड ने उत्सव बनाई थी, श्याम बेनेगल ने जुनून बनाई थी, और कुछ इन्होंने, गोविंद निरानी ने विजेता बनाई थी। तो बड़ी बड़ी बजट की पिक्चरें थी, पर पिट गई थी सब। अच्छा, पिट गई थी सारी। मेन स्ट्रीम में आके पब्लिक को पसंद आवे फिल्म और पैसा आए और पिक्चर कमाए, वो तो बहुत अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया है वो। अच्छा सर, ये जैसे मैंने बनाई थी तो ओम दरबदर, तो कोई देखता, कोई लोग बोलते थे यार ये फिल्म है भी कि नहीं है, क्योंकि अलग एकदम अनजान चीज थी, लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले, तो वो तो फिल्म मानने को तैयार नहीं थे। सर मैंने सुना है आप कहते थे कि अगर फिल्म समझ में आ गई तो पैसे वापस दे देंगे। हाँ, ऐसा मतलब वो उम्र होती है तो समय कुछ भी बोल देता है। बट ऐसा था कुछ, क्योंकि मुझे मतलब क्या होता है कि जब फिल्म देखने जाता है तो उसको कुछ फैमिलियरिटी होनी चाहिए, उसके दिमाग में कुछ होगा तभी वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। पर अगर तुम्हारी फिल्म में कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि पहले देखा है या सुना है, तो वो थोड़ा बहुत तो होता है यार ये क्या है ये। तो वो एक मैंने कोशिश की थी कि खुद को भी नहीं समझ में आया, सामने वाले को भी नहीं आया, पर एक जो क्रिएशन का मजा होता है वो करता था मैं, वो क्रिएटिविटी का मजा मैं लेता था। और कई मेरे दोस्त जो कि मेरे प्रकार के हैं, तो वो भी मजा लेते थे। तो देखा जाए तो अपने यार दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई थी मैंने, और बहुत लोग इम्प्रेस हुए, आज भी हो रहे हैं। हाँ सर, वो तो बात है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये पैरेलल सिनेमा मूवमेंट उस समय इतना पीक पे था, लेकिन फिर वो फेल क्यों हो गया सर इंडिया में, आपको क्या क्योंकि लगता कमा नहीं पाया ना। पर जो मतलब डेवलप हुआ और उन लोगों को मालूम पड़ा कि ऑडियंस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, तो निकल गए कुछ। वासु चटर्जी सक्सेसफुल हुए उसी मूवमेंट से, नहीं तो सारा आकाश तो इसी तरह की थी। केतन मेहता वो कमर्शियल में गए, पर कोई फिल्म चली नहीं उनकी। माया मेम साहब है, है? वो इंडिया मेरी जान कुछ ऐसा है, हाँ। ऐसा बड़े बड़ा फिल्म बनाया उन लोगों ने, शाहरुख खान के साथ और जैकी श्रॉफ के साथ, आर पार, तो बनाया इन लोगों ने। तो पर नहीं चले कुछ, वो जो मसाला है, जो वो फॉर्मूला है, वो उनके पकड़ में नहीं आया। तो फिर साथ में बाकी इंडस्ट्री भी, एग्जीबिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी शायद उनके आया नहीं, क्योंकि इनके मन में भी एक तो इंडस्ट्री के प्रति एक जो है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स था ना कि ये कुछ नहीं है, हम अच्छे हैं, उस तरह का था। आप अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको मानेंगे, उसको इज्जत देंगे, तभी तो आप उसमें जा सकते हैं ना। खुद में अगर रिजेंटमेंट हो उस तरह के लिए, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो आपको सबमिट करना पड़ता है। सर मेरा एक और सवाल था सर, ये जो जब 50s में हम देखते हैं, जब घटक फिल्म बना रहे हैं, उनकी तो बाद में गई फेस्टिवल्स में, लेकिन रे की फिल्में इंटरनेशनली गई, बड़ी अक्लेम्ड हुई, तो एक इंडिया एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में था। लेकिन अभी जैसे मतलब बहुत, मतलब ऐसे हम लोग का जो टॉप के फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ किसी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में कोई फिल्म इंडिया से उतनी जाती नहीं है। मतलब जैसे कुछ जीत गए या कोई इतना बड़ा मतलब क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ, ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट कभी कभी चली गई ऐसा, मतलब और कोरिया कितने बाद में, मतलब कोरिया ने कितने बाद में शुरू किया, लेकिन अभी उनका सिनेमा कहाँ है, कितना एडवांस फिल्में वो बनाती है। सर आप क्यों लगता है कि हम लोग इतने सालों से भी मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग नहीं बना पा रहे उस वर्ल्ड मतलब क्लास लेवल का ये तो फिल्म? क्या है कि मेन स्ट्रीम में एक फॉर्मूला बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है, तो उसी के अंदर लोग काम करते हैं। पर ये जो नई इंडस्ट्री पैदा हुई थी कोरिया वगैरह में, उनके पीछे कुछ था नहीं ऐसा कि ऐसा करोगे तभी हिट होगे। तो और बाकी लोगों,
बाकी बाहर से पैसा आया उनके, उनके एरिस्टोक्रेसी से और उनके पैसे वालों से, वहां से आया है। तो उनको एक एक था। अपने यहाँ से क्या हो रहा है कि जो अभी जो मेन स्ट्रीम में तो नहीं बनता है कुछ, पर ये रीजनल वाले जो हैं वो बड़ी अच्छी फिल्में बना रहे थे, छोटे छोटे फेस्टिवल्स में अपना नाम कमा रहे हैं। अब जैसे आसाम है तो वहाँ खर्चा भी कम है, तो वहाँ अच्छी फिल्में बना रहे हैं। आसाम में अच्छी बन रही है, केरला में अच्छी बनती हैं। हाँ। और मतलब तमिल वाले बनाते हैं पर वो फेस्टिवल को ध्यान में रख के नहीं बनाते हैं, तो उनका एक अलग ही स्कूल है जो पैसा कमाता है पर काफी इमेजिनेशन होती है उनमें। तो अच्छा। बॉम्बे में तो अभी एक दूसरा सिनेमा आया है जो यूपी बिहार से, ये जो लोग हैं, ये अपने अनुराग कश्यप पकड़ लो या अभी हिमांशु। अनुभव सिन्हा पकड़ लो और यहाँ हिमांशु धूलिया पकड़ लो, ये सब यूपी बिहार के हैं। तो वहां से एनर्जी लेके आ रहे हैं, मतलब छोटे शहरों की। और पर बेसिक तो जो होता है मतलब पॉलिटिक्स, वायलेंस और सेक्स, उस पे उसे रहते हैं वो लोग, हाँ। जो उन्होंने देखा होगा बचपन में। पंजाबी लोग, नहीं तो मेन स्ट्रीम में जो थे पंजाबी हुआ करते थे। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा पंजाब का वर्चस्व कम हो रहा है, तो पैसा भी अभी जो पॉलिटिशियंस लगाते हैं, तो यूपी बिहार से भी पैसा अभी आने लगा। पहले यूपी बिहार से पैसा नहीं आता था, तो उसकी वजह से ये एक नई ब्रीड पैदा हो रही है। अच्छा, ये भी यंग लोग हैं तो इन्होंने भी देखा हुआ है फिल्म में क्या होता है। ये लोग भी तारंतिनो देखते हैं, क्योंकि एक जमाने में तो क्या होता था कि सिर्फ एफटीआई में लोग फिल्में देखते थे। अभी तो क्या है कि सब बच्चा बच्चा देखता है, सब तारंतिनो ये वो सब सब देखे हुए हैं। अभी आप नहीं बोल सकता हूँ कि मैं एफटीआई से आया हूँ, सब अपने कोई भी डीवीडी देखे हुए हैं ना। तो उन पे भी असर होता है, टेकिंग वेकिंग का और गैग्स का उनका असर होता है, तो वो यूज करते हैं। जैसे विशाल शर्मा है, वो विशाल भारद्वाज, हाँ तो बात है। गजब का टेक्निक है और उसका कंट्रोल जो है नैरेटिव पे, बहुत गजब का कंट्रोल है। सिर्फ ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि जो कटक और ये तो इनके पास तो रे के पास तो है ना, पिछला बैकलॉग बहुत था। उसके 3 पीढ़ियों का जो आर्ट है वो उसमें समा गया उनके, उन्होंने मतलब आत्मसात किया हुआ है उसको। तो उसको दिखता है, मतलब 3 पीढ़ियां इनकी, फिर इनकी जो एजुकेशन है वेस्टर्न आर्ट में, और खुद बहुत बड़े क्राफ्ट वाले हैं। मतलब इतनी ट्रेनिंग तो किसी को मिलती नहीं है जीवन में जितनी कि रे के पास थी। तो वो तो मतलब जो एक मतलब रिएक्शन हुई है, एक्शन रिएक्शन हुआ है, जो सिस्टम मिला है उसको, वो तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा। हम लोग तो ऐसे छोटे मोटे करेक्टर हैं समाज के। घटक जो है वो पार्टी से थे, तो वो कमिटमेंट थे अपने लोगों के लिए। तो उनने एक एक जो सच्चाई है वो तो मतलब आप कोई, वो तो उतना दुख तो और पीड़ा तो कोई सहन नहीं कर सकता है। तो ऐसा आज समाज भी नहीं है, मतलब उतना कमिटमेंट तो अब रहा नहीं है लोगों के प्रति, अभी कोई कोई कमिटमेंट नहीं है। और जिस तरह से उस टाइम के मार्क्सिस्ट लोगों में होता था, रिक्ता वालों में होता है, जो मूवमेंट में शामिल होते थे, पॉलिटिकल मूवमेंट में, फिर एक समझ होती थी उनको, और क्लासिकल पढ़े हुए होते हैं इन्होंने। ये तो घटक तो पूरा युंग है, उपनिषद है, वेद है, ये सब पढ़े हुए थे ये लोग। उतना तो आज की जनरेशन में जो यंग जनरेशन है उसका समझ भी नहीं है। वो इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं फिर आ जाते हैं। तो ऐसा कोई साहित्य से पढ़ के, अभी जैसे घटक वगैरह है, इनको साहित्य का, म्यूजिक का, इनको बहुत घुसे हुए थे ये लोग। आज की यंग जनरेशन थोड़ी घुसी हुई रहती है, उनको टाइम भी नहीं है और खर्चा भी बहुत है आजकल जिंदा रहने में, है ना। हाँ बात तो सही। सर आप एफटीआई घटक में से, भी अभी आप देखो सब इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से आते हैं, कोई आर्ट और थिएटर वगैरह से नहीं आता है। सर आप खुद उनके पास पढ़े थे, मतलब आप उनके स्टूडेंट रह चुके हैं घटक के? घटक घटक के हाँ। मैं तो उस समय बहुत छोटा था उम्र में, मतलब जब आए थे तो मैं करीब इंस्टीट्यूट में 19-20 साल का था। अच्छा। और मतलब मिलता बाद में मैं मिला हूँ उनसे करीब 24-25 की उम्र तक। 74 में तो उनकी डेथ हो गई थी। हाँ। तो मतलब तो जब लास्ट फिल्म वो बना रहे थे वो झुक्की कप्पो, उधर मैं उनके पास गया भी था असिस्टेंट बनने के लिए।
अच्छा। पर मैं थोड़ा पढ़ा हुआ था, ये जो जो ये तो मेरे को समझ में आता था थोड़ा। पर बाकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है हम्म। और जो बंगाल का जो माहौल है और जो उसकी संस्कृति है, वो तो मेरे को इतना नहीं समझ में आता था। बस मैंने उपन्यास पढ़े थे सारे बंगाली, शरद अच्छा। चंद्र के, बंकिम के, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, वो मैं पहले ही पढ़ के आया था। मतलब ये पाचेर पंचाली मैंने पहले ही पढ़ ली थी, मतलब देखने के पहले, या हम्म। अरण्यक किया है, या मैंने करीब करीब सारा बंगाली साहित्य पढ़ा हुआ था हिंदी में। तो मतलब दिखता था, मतलब मैंने पढ़ा है ये सब। हम्म। तो इतनी दूरी नहीं थी रे और घटक के लिए मेरे मन में, समझ में आता था। और जुंग वगैरह पढ़ता था मैं, तो ये जो रजोगुण, तामसिक, जो आत्म माता है, ये सारे जो कंसेप्ट हैं, फिर वो बात भी करते थे उनके बारे में। फिर वंडर दैट वाज इंडिया, भाषण का कौन सा किताब है, कौशाम्बी, तो ये लोग हम लोग पढ़े थे तो समझ में आते थे। पर एक आदमी करके कर रहा है ये सब, तो वो बहुत बड़ी बात है। पर इनको बहुत फायदा हुआ था, मणि और कुमार को, घटक की वजह से, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इन सबको। कौशाम्बी में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, फिर युंग में कराया, फिर तंत्रा में कराया, आद्य माताओं में कराया, ये गीता में कराया। तो एक्चुअली मनी पे बहुत हुआ है, स्पेशली मिस्टिसिज्म के बारे में। तो ये रजोगुण, तमोगुण, ये जो, और वो स्लीप स्टेट, वो स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, ये मणि को बहुत असर हुआ उस वजह से। सर लास्ट, ये आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। ये आपकी सर एक डॉक्यूमेंट्री देखी, बैटल फॉर बनारस। तो सर हाँ। डॉक्यूमेंट्री में, मतलब सर ये मैं आपका एज अ स्टूडेंट पूछ रहा हूँ सर, मैं थोड़ी छोटी मोटी शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ सर। सर मुझे लगा कि आपने इतना सारा फुटेज शूट किया है और भी ज्यादा किया होगा, तो डॉक्यूमेंट्री में क्या मेरा प्राइमरी फोकस एडिटिंग पे रहेगा कि मुझे कौन सा इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करना है, कब किसको डालना है? क्योंकि डायरेक्शन हम्म, में तो एज इट इज उसका कुछ है, मतलब उसमें क्या डायरेक्शन का भी रोल है एक डॉक्यूमेंट्री में? मतलब आगे थोड़ा बता हम्म, दीजिए। हम्म। वो उसमें क्या था कि हम लोगों के पास क्या कि 40 दिन का वो इलेक्शन कैंपेन था। हाँ। तो 40 दिन शूट किया, तो उसको कंप्रेस करके अपने आप एक नैरेटिव बन गया। और हर पार्टी का एक लीडर था, तो वो एक उसका रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तो इसमें मतलब कंप्रेशन था। और बाकी तो हम लोग जो है ना, जैसे कि आर्मी में लड़ने जाते हैं रोज, ये मतलब दो दो टीमें हैं, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और हम्म। उनकी जो प्रोग्रामिंग होती थी उसको कवर करते थे। तो पर जो इसका मेथड था, जो था शूटिंग करने का, वो बहुत कठिन था। कि दो दो यूनिट है, इतना सारा एरिया है, इतनी मार्च है, उनको कैसे कवर करें, साउंड कैसे करें, कैमरा कैसे करें, कौन से लेंसेज लें, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, क्राउड कंट्रोल कैसे करेंगे, मूवमेंट कैसे करेंगे। वो तो मेरी ट्रेनिंग गांधी में हुई थी, क्योंकि गांधी में मैं चीफ असिस्टेंट था रिचर्ड एटनबरा का। जी जी जी। तो फिर मेरा मतलब एक क्राउड एंड पावर करके एक किताब है हम्म। कैनिटी की, तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्राउड कैसा है, उसकी कैसी मूवमेंट होती है, किस प्रकार के। तो उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। बाकी तो उसमें एडिटिंग इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि मुझे 40 दिन को एक कंप्रेस करके उसको 2 घंटे में डालना था। तो बाकी तो जो टीम हुआ करती थी, उनमें एक सेंसिबिलिटी होती है कैमरा मूवमेंट की और कंपोजिशन की, पढ़े लिखे लोग होते हैं और अच्छी सेंसिबिलिटी होती है। तो बाकी ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका, डॉक्यूमेंट्री का किस तरह से करा, वो मतलब मिलिट्री ऑपरेशन है। हम्म। और ये सर, ये साउंड कितना महत्वपूर्ण मतलब रोल प्ले करता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा। साउंड तो बना देता है, क्योंकि उसी से एक रिदम बनती है। वो तो मैं तो साउंड को बहुत मानता सर हम लोग इंडिपेंडेंट हूँ। लोग सर साउंड में ही मार खाते हैं सर। मतलब मैं मतलब कर ही नहीं पा हाँ, रहा हूँ, इतने करेक्ट, दिन से कोशिश करेक्ट, कर रहा हूँ खुद करेक्ट, से। करेक्ट। साउंड में सब मार खाते हैं, उनको मालूम नहीं होता साउंड के साथ क्या करें। क्योंकि वो एक तरह है कि सिर्फ रियलिस्टिक साउंड में, कि मैंने कहीं वो दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलने की साउंड, तो बहुत वो रियलिस्टिक में चले जाते हैं।
तो साउंड से एक पूरा की पूरा साउंड तो अलग नरेटिव है अपने आप में, एक उसकी दुनिया है और एक नरेशन है, वो अपने आप में एक नरेशन है। एक कोई इमेज रखो, उसमें 10 तरह के साउंड डालोगे तो इमेज बदल जाएगी। एक ही कुछ एक प्याला है, उसमें तुम पियानो का नोट डालो, सितार बजाओ और दरवाजा खोलने का साउंड डालो, शेर के भौंकने का सब करो, तो वो इमेज बदल जाती है। तो साउंड तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर हम गरीब क्योंकि बच्चों के लिए सर एक ट्यूटोरियल बना दीजिए ना सर, साउंड के ऊपर। हाँ? हम गरीब बच्चों के लिए सर एक ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे डाल दीजिए ना सर, हम लोग भी सीखेंगे थोड़ा कि साउंड पे कैसे काम होता है। चलो बाद में करेंगे कभी। तो काफी है आज के लिए। हाँ सर ठीक है। ठीक है, बाय। ठीक है सर, थैंक यू।